ये अगर एक दूसरे से खिसट रही है तो कहते हैं घर्षण है। आप अभी तक जितनी एक्टिविटी कर रहे हैं क्लास में बैठे हुए, उन सब में घर्षण है। आप बैठे हैं, अगर बेंच से घर्षण नहीं होता तो जब बैठते फिसल के नीचे आ जाते। अगर आपके बैठने में और बेंच में घर्षण न होता तो कभी भी बेंच पे आप बैठ नहीं पाते। अब तक बार बार बैठते और लुढ़क के नीचे चले जाते, फिर उठ के ऊपर बैठते, फिर नीचे चले जाते, और ये चलता रहता। चप्पल जूते पहनते हैं, जमीन पे चल पाते हैं चूंकि वो घर्षण है। अगर चप्पल जूते और जमीन के साथ घर्षण क्रिएट ना हो तो सड़क पर जब चलिएगा लंबा हो जाइएगा, यानी फिसल जाएंगे। घर्षण ना हो तो क्या होते हैं? फिसलते हैं। तो हर वो चीज जो आज के डेट में हो रही है, हम कर रहे हैं, उन सब में घर्षण है। अगर आप पेन से कॉपी में लिख रहे हैं तो घर्षण है, क्योंकि पेन के निब और कॉपी के पेज में घर्षण हो रहा है तो आप उस पर लिखते हैं। अगर वो घर्षण ना हो लिखने में इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि वो प्रॉपर टच हो, किसी चीज से घर्षण हो तभी लिख पाएंगे। पेन से हाथ उठा के और पेज से 1 इंच ऊपर से लिखिएगा तो कुछ लिखेगा नहीं, घर्षण होना चाहिए, टकराव होना चाहिए उसमें। तो यही सब घर्षण के एग्जाम्पल हैं। खाना दांतों के बीच रख के चबाते हैं, खूब रगड़ रगड़ के चबाते हैं, वो भी घर्षण है एक तरह का। तो डे टू डे लाइफ में हर एक गतिविधि जो आप करते हैं उसमें घर्षण होती है। और घर्षण कहां नहीं होती है? कहां घर्षण नहीं होती है? जहां कोई स्नेहक लगा हो, तेल लगा हुआ हो, कोई ग्लिसरीन का चीज हो जिस पर कोई चीज रखते फिसल जाती है, टिकती नहीं है, तो कहते हैं वहां फ्रिक्शन फ्री एरिया हो गया। क्या घर्षण वहां भी काम करती है जहां ग्रेविटेशन नहीं होता है? जहां ग्रेविटेशन या ग्रेविटी नहीं है, क्या घर्षण वहां भी काम करती है? नहीं करती है। मतलब आप लोग घूम के आ गए हैं वहां से, ग्रेविटेशन फ्री एरिया से। घर्षण के बारे में 2 लाइन नोट करेंगे। दो सतहों का दो सतहों का आपस में रगड़ होना घर्षण कहलाता है। दो सतहों का आपस में रगड़ होना घर्षण कहलाता है। रगड़ होना घर्षण कहलाता है। लाइन चेंज करके लिखेंगे। दैनिक जीवन के गतिविधि में लगभग सभी जगह घर्षण पाए जाते हैं। लगभग सभी जगह घर्षण पाए जाते हैं। अब हम जानेंगे घर्षण के प्रकार को। घर्षण के प्रकार। सर्पी घर्षण का नाम सुना होगा, स्लाइडिंग। इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइड का मतलब क्या होता है? सरकना। जैसे छोटे बच्चे किसी उद्यान वगैरह में खेलने कूदने जाते हैं तो एक ऊंचे स्थान पर बैठ के फिसल के नीचे आ जाते हैं, वैसा करते हैं। क्या वहां घर्षण काम नहीं करता? जिस कपड़े को पहने हुए आप लगातार ऐसे घर्षण करते रहिएगा तो दिन भर कीजिएगा तो आप तो रहिएगा, लेकिन हो सकता है पीछे पैंट ना रहे। कारण क्या है? घर्षण। घर्षण करने की वजह से वहां ऊर्जा उत्पन्न होगी और घिस घिस के वो चीजें खत्म हो सकती है। इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, सर्पी घर्षण। एक लाइन लिख लीजिए इसमें। अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु की सतह पर फिसले, अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु के सतह पर फिसले, इसे सर्पी घर्षण कहते हैं।
जैसे देखिएगा स्लाइडिंग फॉर्म कुछ इस तरह का बना होगा जहां से हम एक स्थान से दूसरे स्थान सरक के पहुंच जाते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। दूसरा, लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण को क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग समझते हैं? रोलिंग माने क्या? लपेटना। आप लोग जीवन में कभी रोलिंग किए हैं? कहते हैं ना, जब कोई आदमी हो घुलटिया मारे, फिर आगे जाए वहां से घुलटिया मारे। घुलटिया मारना समझते हैं ना? क्या कहते हैं उसको? कोई और भी नाम है घुलटिया मारना? बेली करना। बस वही है, रोलिंग घर्षण है, उस पे काम करता है। मतलब सिर को नीचे करना, उलट के उस तरफ। छोटे छोटे बच्चे बिस्तर लगा के खूब अच्छे से करते हैं, बस वही समझ लीजिए, लोटनिक घर्षण कहलाती है। देखेंगे इसमें क्या कहेंगे उसको? लुढ़क लुढ़क के पहुंचना, या ऐसे लिखिए, जब कोई एक वस्तु दूसरे सतह पर, जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी सतह पर लुढ़कती हुई गति करे, लुढ़कती मतलब रोलिंग करना, लुढ़कती हुई गति करे तो उसमें लोटनिक घर्षण काम करती है। तो उसमें लोटनिक घर्षण काम करती है। लुढ़कती हुई गति करे तो उसमें लोटनिक घर्षण काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट। वही रोल करना कहलाएगा। बोतल हो सकता है, आदमी हो सकता है, कोई सामान हो जो एक के बाद एक ऐसे ऐसे रोल करके आ रहा हो, सीधे फिसल के ना आए, वो चेंज होता रहे, उसका बॉडी चेंज होता रहेगा, तो कहेंगे वहां लोटनिक घर्षण काम करती है। नेक्स्ट, अब लिखेंगे घर्षण के उपयोग, लाइन चेंज करके, घर्षण के उपयोग। पहला लिखेंगे चलने फिरने में, घर्षण तो चाहिए ही, चलने फिरने में। दूसरा, लिखने में, मशीनों के चलने में, वस्तुओं को अस्थाई रखने में, वस्तुओं को अस्थाई रखने में, अन्य सभी गतिविधियों में। लगभग बहुत सारे नाम है, कितने लिखते जाएंगे। अन्य सभी गतिविधियों में। अगर घर्षण काम ना करे तो क्या होगा? पहली बात तो मैं बोलने लायक नहीं रहूंगा, क्योंकि यहां भी घर्षण होता है तो साउंड क्रिएट होता है। गर्दन में, थायराइड ग्लैंड में, वहां दो चीजों के बीच घर्षण होता है, उस घर्षण की वजह से साउंड क्रिएट होता है। अगर घर्षण नहीं तो साउंड भी नहीं, साउंड नहीं तो हम कैसे बोलेंगे कि घर्षण नहीं हो तो क्या होगा? ये प्रश्न पूछने लायक नहीं रहेंगे। आपके सर पे फैन चल रहे हैं, ये घर्षण ना हो, बेल बेरिंग आपस में वो मूव ना करे, घर्षण ना करे, तो शायद कोई मशीन भी ना चल पाए, क्योंकि मशीनें सब एक दूसरे से अटैच होते हैं, एक चलता है तो दूसरे को चलाता है, वो घर्षण होना जरूरी है। हर मशीन घर्षण युक्त होती है, और कभी कभी घर्षण जरूरत से ज्यादा काम करती है।
आपके घुटने में जो बॉल और सॉकेट का प्रयोग हुआ है उसमें भी घर्षण होता है, तो पैरों को आप मोड़ पाते हैं, उठा पाते हैं, रख पाते हैं, अदरवाइज वो मूव नहीं करती। हमारे शरीर के कई हिस्सों में घर्षण काम करती है, जहां जहां ज्वाइंट है। मुंह खोल के हम लोग बोल पा रहे हैं ना, चूंकि यहां ज्वाइंट है। तो हर जगह जहां ज्वाइंट है वहां घर्षण होने की उम्मीद है। नेक्स्ट लाइन चेंज करके लिखेंगे, मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए, मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए बॉल बेयरिंग और बॉल बेयरिंग और स्नेहक यानी ग्रीस का प्रयोग करते हैं। बॉल बेयरिंग, स्नेहक या अन्य कोई लिक्विड जो हल्की सी डाल के उसको फ्रिक्शन फ्री करने का काम करते हैं, वो काम कर जाएगी। ग्रीस वगैरह लगाते हैं, कम किया जाता है। बॉल बेयरिंग और स्नेहक लगाकर घर्षण को कम किया जाता है। इस धरती पर सारी चीज गतिमान होती है, लेकिन कभी एहसास क्यों नहीं होता कि वो चीज गति में है? आप और हम सब लोग, ये पूरी बिल्डिंग गति में है, लेकिन इसका पता क्यों नहीं चलता कि गति में है? घर्षण बढ़ जाएगा। बॉल और बेयरिंग लगाकर उस काम को आसान बनाया जाता है। जो ज्यादा घर्षण हो रही है वो कम होगी। जैसे बड़ा सा कोई बक्सा हो और उसमें नीचे कोई बॉल बेयरिंग सॉकेट ना लगा हो, उसको घसीट के लाना हो, कितना टफ काम है? नहीं है। तो उसके चारों कोनों पर छोटा छोटा बॉल बेयरिंग टाइप का प्रयोग कर देते हैं जो मूव कर सकता है। अब उसको हल्का सा खींचे, एकदम दौड़ते आता है, होता है। तो किसी जगह बॉल बेयरिंग का प्रयोग करना मतलब उसके जो ज्यादा घर्षण हो रहा है वो घर्षण को कम कर सके। इसके लिए मोटरसाइकिल के चक्कों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है, ताकि उसके घर्षण को कम किया जा सके और गाड़ी स्पीड निकल सके। अगर घर्षण कम नहीं होगा तो वो स्पीड कभी नहीं चलेगी। मैंने पूछा कि हर चीज पृथ्वी के ऊपर गतिमान है, लेकिन एहसास क्यों नहीं होता कि गतिमान है? कहा जाता है कि वो इतना स्लो, इतना कम है कि उसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। गति में है लेकिन इतना स्लो है कि उसका ऑब्जर्वेशन संभव नहीं है, आम आदमी के द्वारा पता नहीं चलेगा। ब्रह्मांड में जितने ग्रह हैं लगभग सभी गति में होते हैं। बात सही है? सबसे पहले किसने बताया था कि ग्रहों में भी अपनी गति होती है? किसने? केपलर ने। नोट कर लीजिएगा पता ना हो तो। ग्रहों की गति के बारे में सबसे पहले केपलर ने बताया। ग्रहों की गति के बारे में सबसे पहले केपलर ने बताया। केपलर। अब केपलर के नियम वगैरह तो आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि केपलर ने क्षेत्र के आधार पर नियम दिए थे। कोई भी पिंड किसी कक्षा में घूमती है, उसका नियम दिया, तो नियम 12th क्लास के लेवल की बात है, 11 और 12, वो आपकी आवश्यकता में नहीं है। लेकिन जीके जीएस में यह चीज जरूर पूछा जाता है कि ग्रहों की गति के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। थोड़ा आगे और बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे जरा सा, टॉपिक लिखेंगे जी के मान में परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, अगर ये है पृथ्वी की सतह, अगर सतह से ऊपर जाएं, पृथ्वी की सतह पर हम लोग खड़े हैं,
सतह के ऊपर जाए तो जी के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा? और अगर सतह के नीचे जाए तब क्या होगा? दोनों में ही घटता है। यहां पे जी का मान घटेगा। कारण क्या कारण है? जी का मान सबसे ज्यादा कहां होता है? यहां लिखते हैं जी का मान सर्वाधिक कहां पे होता है? केंद्र पर। किसका जवाब है? ध्रुवों पर होता है। ध्रुव पर मतलब या तो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, दोनों में से किसी पोल पर होगा तो वहां जी का मान सबसे ज्यादा होता है। कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 10, या इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख रहे हैं तो ये जी का मान सर्वाधिक ध्रुवों पर पाया जाता है। अगर इसको चेंज, हाँ, वैल्यू पर डिपेंड करता है। एक सवाल इसमें और होता है कि तब विषुवत रेखा पर कितना होता है? विषुवत रेखा पर जी का वैल्यू कितना होता है और कर्क रेखा पर तब कितना होता है? सबसे ज्यादा तो ध्रुव पर होता है, ठीक है, लेकिन दूसरी रेखाओं पर भी तो अप एंड डाउन होगा। अगर जी का मान सर्वाधिक देखे, ये पृथ्वी है तो यहां सबसे ऊपरी हिस्सा पर नॉर्थ हो गया, सबसे निचली हिस्सा पर जो बीचों बीच बांटती है ये 0 डिग्री देशांतर है। इसके नीचे मकर रेखा और इसके ऊपर विषुवत रेखा, ऐसा करके एंगल बने होते हैं। तो आपसे सवाल है कि अगर नॉर्थ और साउथ पर जी का मान सबसे ज्यादा होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मकर रेखा और कर्क रेखा पर कितना होता है? मकर रेखा 0 के जस्ट नीचे है और 0 के जस्ट ऊपर कर्क रेखा है। ऊपर कहां जा रहे हैं आप? तो सतह पर है, यहां नॉर्थ पर देखिए अपने आप को। यहां ऊपर नीचे जाने की बात मत देखिएगा, वो तो काल्पनिक रेखाएं हैं, कहां चढ़ना उतरना है वहां पे। देखिए, कर्क पे वैल्यू अलग, विषुवत रेखा पे वैल्यू अलग होती है। कर्क पे 8.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और विषुवत पे 7.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए वो दोनों कभी एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन उनमें भी जी के मान में परिवर्तन होता है। गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा पर कितना होता है? गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटी कितना होता है चंद्रमा पे? चंद्रमा पर कोई गुरुत्वाकर्षण काम करता है तो ग्रेविटी कहां से आएगी? सारी जानकारी है लेकिन रिलेट नहीं कर रहे हैं। जब चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण है नहीं तो ग्रेविटी कहां से आएगी? चंद्रमा पे ना गुरुत्वाकर्षण है ना हवा है, दोनों में से कुछ नहीं है, पूरी तरह निर्वात वैक्यूम पड़ा हुआ है वहां। तो हम हवा की बात कर रहे हैं ना। अरे पानी होगा, बर्फ होगा, ठंड लग रही होगी, उससे हमको क्या करना है? चांद पर जाने वाला सबसे पहला आदमी नील आर्मस्ट्रांग, कब? 1969 में चांद पर जाने वाला पहला आदमी नील आर्मस्ट्रांग कहां के रहने वाले थे? अमेरिका। उन्होंने बताया, ऐसे इसको जरा सा समझ लीजिए, उन्होंने कहा कि ये चांद है, इस चांद का केवल एक हिस्सा हमें नजर आता है।
अगर ये चांद पूरा है तो हम जमीन से जो देखते हैं या जहां जिस चांद के हिस्से पर उतरते हैं वो सिर्फ चांद का आधा हिस्सा ही पृथ्वी पर से नजर आता है। क्या है? एक ग्रह है, वो भी उपग्रह बोलते हैं, जो अपनी चमक नहीं रखता, सूरज की चमक की वजह से चमकता है। तो जब पृथ्वी पर पूरी तरह अंधेरा छा जाए और उस पर सूरज की लाइट पड़ती है तो उसमें चमक आती है, वही चमक पृथ्वी तक चांद के प्रकाश के रूप में आती है, जबकि चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। चांद का यह हिस्सा दिखता है, आधा हिस्सा, और आधा हिस्सा बिल्कुल अंधेरा है। आप इसके बारे में कोई आइडिया नहीं लगा सकते कैसा। ना सिर्फ अंधेरा बल्कि भयानक, डरावनी किस्म की है। नील आर्मस्ट्रांग ने अपने इंटरव्यू में साफ साफ ये बात बताई कि जो हिस्सा दिखता है, जितना हम जानते हैं लगता है चांद उतना ही है। नहीं, चांद का एक दूसरा हिस्सा भी है जो हमें कभी नजर नहीं आता, कभी देख भी नहीं सकते, पृथ्वी के किसी कोने से वो नजर नहीं आएगा, और वो बहुत ही भयानक है। और वहां हमेशा अंधेरा रहता है और टेम्परेचर पता नहीं कितना डिग्री हमेशा माइनस में रहता है। मतलब अगर वहां आदमी रह जाए गलती से, दिन में तो किसी तरह गुजारा हो जाता है, टेम्परेचर बर्दाश्त कर जाएगा, लेकिन शाम होने के बाद वहां जब अंधेरा होने लगता है वो टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं करेगा, बर्फ की तरह आदमी जम जाता है, खत्म हो जाएगा। तो ये अंधेरे वाला हिस्सा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और इसमें किस किस प्रकार के जीव हैं, वहां जीव जंतु भी हैं, कैसे दिखते हैं नहीं पता, इन्होंने क्या देखा था वहां नहीं पता, दोबारा कभी इन्होंने चांद पे कदम नहीं रखा। हालांकि जब एक आदमी अनुभव करके आता है तो दोबारा भी जाता है कि कुछ नया देख के आएंगे। इन्होंने हाथ जोड़ दिया सरकार के सामने कि अब हमें मत भेजिएगा, दुनिया में किसी को भेजिए, हम नहीं जाएंगे। क्या चीज देख के डरे थे आज तक उन्होंने नहीं बताया। बोले कि वो क्या था हमको पता रहे तब तो हम नाम बताए कि ऐसा चीज देखे। बोले ऐसी डरावनी चीज देखे जिसको देख के लगा कि अगर मैं वहां से न निकलूं तो शायद वो कुछ कर जाए। मतलब किसी के घर में हम जबरदस्ती घुस आए हैं ऐसा महसूस हो रहा था। कुछ था, लेकिन कैसा दिखता था, क्या था, अंधेरे में उनको पता नहीं चला, लेकिन कोई आकृति उन्हें नजर आई और उसमें से कोई साउंड क्रिएट हो रहा था, घुरघुराहट की। पृथ्वी के चारों ओर तो वही चक्कर लगाता है, तो रोटेट करेगा नहीं। दूरी सूरज के हिसाब से, पृथ्वी के हिसाब से दूरी में अंतर है, साइज में अंतर है, तो इससे ज्यादा तेज घूमता है ना वो। ये पूरा चक्कर सूरज का 365 दिन में लगाता है, वो 1 महीने में लगा देता है 27 दिन में। तो उसका लाइट तो ज्यादा दिखेगा ना, ज्यादा तेज घूमने की वजह से। रोटेशन पे निर्भर है कि वो कितना रोटेट करती है। हमारे यहां समय रोटेशन की वजह से ही डिसाइड हो पाते हैं, ऋतुएं बदलती है, मौसम देखने को मिलता है, ये सब उसके रोटेशन। और घूर्णन की वजह से दिन और रात हो रहे हैं। चांद पर जब कोई व्यक्ति पहुंचता है तो वो अपनी वजन का कितना महसूस करता है? 1/6। मतलब जिसको भी भारी होने का एहसास हो उसे चांद पे भेज देना चाहिए। अगर अर्थ पे किसी आदमी का वजन 48 केजी है, आदमी नहीं है होगा तब, और अगर ये मून पे जा रहा है तो ये अर्थ के वजन का 1/6 हो जाता है, यानी 48/6, यानी 8 केजी उसका वजन मून पर महसूस होगा। और वो अपने आप को इतना हल्का प्रतीत करेगा कि सोच नहीं सकते। ऐसा लगेगा कि जब ऐसे किया तो उड़ गया है, फिर धीरे धीरे नीचे आता है वो। वहां आदमी चलते नहीं है, चूंकि ग्रेविटी नहीं है, ऐसे घर्षण नहीं होगा। एक बार अपने आप को हल्का सा ऐसे किया तो उड़ गया, जमीन से ऊपर है वो, वहां की सतह से ऊपर है, फिर धीरे धीरे करके अपना मशीन वगैरह इस्तेमाल करके नीचे आता है। ऐसा ना हो कि ज्यादा तेज उड़ा तो उड़े रह गया, वापस आना भी होता है, तो हिसाब किताब से उड़ते हैं। तो अर्थ पे अगर 48 केजी है तो मून पे जाके वो सिर्फ 8 केजी का महसूस होगा। किसकी वजह से? ग्रेविटी ना होने की वजह से। अगर ग्रेविटी नहीं है तो ग्रेविटी जिस चीज को कैच किए रहती है वो है हमारा वायुमंडल। पृथ्वी पर ग्रेविटी है तो वायुमंडल को खींचे रहता है, तो एक लेयर वायुमंडल का हमारे पृथ्वी के ऊपर नजर आती है। अगर यहां भी ग्रेविटी ना हो तो वायुमंडल एक भी नजर नहीं आए। तो अगर मंडल है हमारे यहां तो उन मंडल के भी अपने काम है, वो भी मंडल ग्रेविटी की वजह से है, सामान्य की वजह से नहीं है। हमारे पृथ्वी पर जो मंडल नजर आते हैं, 5 मंडल, 5 ही होते हैं ना कि ज्यादा हो गए हैं आजकल? 5 ही हैं।
एक तो ट्रोपोस्फेयर है, इस मंडल को भी ग्रेविटी के साथ देख लीजिए। स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, आयनोस्फेयर है, और लास्ट वाला एक्सोस्फेयर है। ये 5 मंडल जो पृथ्वी पर नजर आते हैं वो पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से है। ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है जो उसे सभी वायु और उसके कणों को अपनी ओर खींचे रहती है, तो एक खास सतह पर जाने के बाद वायुमंडल का निर्माण होता है। अगर ग्रेविटेशन ना हो तो वायुमंडल का निर्माण भी संभव नहीं है, और सभी वायुमंडल में जो डिफरेंट गैसेस हैं वो भी ना दिखाई दे। ऑक्सीजन हमारी वायुमंडल पे इसलिए मौजूद है चूंकि यहां ग्रेविटेशन है, अदरवाइज ऑक्सीजन भी नहीं होता और हम लोग कोई और चीज ग्रहण करके जिंदा रह रहे होते। तो जो बनावट है उस चीज को अगर समझने का प्रयास करें तो लगेगा हर चीज एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, और उसी को जानना खोजना साइंस कहलाता है कि आखिर सारा काम कैसे हो रहा है। ट्रोपोस्फेयर मतलब क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल, मेसोस्फेयर मतलब मध्य मंडल, आयन मंडल, और एक्सोस्फेयर मतलब बहिर्मंडल। फिजिक्स में ही लिखना है क्योंकि ग्रेविटी का पार्ट है, ऐसा नहीं जीके जीएस जैसा नहीं सोचना है। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो समझिए ज्योग्राफी भी साइंस से डायरेक्टली रिलेटेड है, इसलिए उसकी बातें यहां थोड़ी बहुत आएंगी। ज्योग्राफी का संबंध क्या कहते हैं वो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइंस। आपको पता है कि मानव के जीवन के लिए और यहाँ पे जीवन की गतिविधियों के लिए अगर इन सब में सबसे जरूरी कोई मंडल है तो वो क्षोभ मंडल है। अगर क्षोभ मंडल ना हो तो मानव से संबंधित जितनी गतिविधि हम करते हैं वो सब चीजें ना हो पाए। खेती करना, पानी का यहाँ जमा होना, सांस लेना, बाकी सारी एक्टिविटी, ये सब ट्रोपोस्फेयर की वजह से। क्षोभ मंडल में मौसम से संबंधित सभी घटनाएं होती है, नहीं पता हो उनको थोड़ा थोड़ा नोट कर चलना चाहिए। क्षोभ मंडल में मौसम से संबंधित सारी घटनाएं, बिजली का कड़कना, बादल का बनना, बारिश का होना, ओला गिरना, तूफान आना, मौसम संबंधी घटनाएं हैं सब। तो मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होंगी सब किससे होंगी? क्षोभ मंडल से। तो अगर ये मौसमी घटनाएं न हो तो क्या हमारा जीवन चक्र चल पाएगा? नहीं चलेगा। तो मौसम से संबंधित सारी घटना ट्रोपोस्फेयर में होती है। समताप मंडल, इसमें होता है ओजोन लेयर, 15 से 30 किलोमीटर मोटाई वाला ओजोन लेयर होता है। ओजोन के बारे में समझ रहे हैं? ओजोन माने क्या? O3 मतलब 3 ऑक्सीजन का मिश्रण ओजोन कहलाता है। ओजोन एक तरह का लेयर है, वो लेयर मीटर और सेंटीमीटर में नहीं है, 15 से 30 किलोमीटर मोटा है। किसी किसी स्थान पर 15 किलोमीटर, कहीं 30 किलोमीटर तक उसकी मोटाई है, और ये ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर पाया जाता है। अगर यहां वायुमंडल में हमारे ओजोन लेयर ना हो तो सूरज से आने वाली जितने भी अल्ट्रावायलेट रेज है वो डायरेक्ट जमीन पे आने लगेगी, उन्हीं का अवशोषण ये करते हैं, इसलिए इसे पृथ्वी का छतरी कहा जाता है। आज भी धूप बहुत तेज लगती है तो हम छाता खोल लेते हैं, छाता से फिल्टर होकर कम से कम हीट अंदर आती है। बस बिल्कुल वैसा ही है कि ये ओजोन लेयर पूरे पृथ्वी के लिए एक छाता का काम कर रही है। अगर ये छाता सुरक्षित है तो अंदर बेवजह की लाइट नहीं आएगी,
और हमें नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर छाता में छेद है, कहीं भी छाता में छेद है, तो धूप भी आएगी, पानी भी आएगी, सब कुछ आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ओजोन में यही हुआ। ओजोन के लेयर में 2 स्थान पर छेद पाए गए हैं, अंटार्कटिका और ओजोन में 2 जगह छेद है। एक स्थान का नाम है अंटार्कटिका और दूसरा नाम था कनाडा। इन 2 स्थानों पे छेद देखने को मिली है। इसलिए कनाडा जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में गया था सबसे पहले, तो पूरी दुनिया से हाथ जोड़कर गुजारिश किया था कि आप लोग सीएफसी गैस के इमिशन पे कम कीजिए, वरना आने वाले वक्त में कनाडा नहीं रहेगा, पूरी तरह झील में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि कनाडा में क्या है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और कुछ नहीं। पेड़ पौधे वहां ना के बराबर है कनाडा में, एकदम ना, चूंकि पूरा उनका पृथ्वी ही बर्फ से ढका रहता है। अमेरिका के जस्ट सटे हुए बाउंड्री से रिलेटेड है कनाडा। और हमारे यहाँ के बहुत से लोग कनाडा में जाके बसे हुए हैं इंडिया से। 3 साल रहने के बाद वहां कनाडा की वो वीजा वगैरह सब कुछ, वहां के अस्थायी निवासी आप बन सकते हैं। हाँ सही में। तो क्या जाने की तैयारी करनी है क्या? अंटार्कटिका में क्यों ऐसा हुआ? चूंकि अंटार्कटिका भी पूरी तरह बर्फ से आच्छादित क्षेत्र है, और जब बर्फ से आच्छादित है, पेड़ पौधे नहीं है, तो आखिर वहां क्या हुआ कि सीएफसी गैस का इमिशन जरूरत से ज्यादा हुआ और छेद कर दिया। धीरे धीरे करते करते 15 किलोमीटर मोटा लेयर छेद कर दिया। किसी भी स्थान पर अलग अलग देश में अंटार्कटिका से बर्फ का पिघलना या बर्फ के चीजों पर रिसर्च करने के लिए बहुत सी टीम वहां गई है। रसिया से गई, अमेरिका से गई, इंडिया से, चाइना से, हर जगह से वहां टीम है। अलग अलग क्षेत्रों में खेमा लगा के अपना काम करते हैं। तो वहां टेम्परेचर सालों भर माइनस में, तो एसी लगाना पड़ता है ताकि वो रूम टेम्परेचर को मेंटेन करे। एसी का काम सिर्फ गर्मी में नहीं होता है। एसी का मतलब वातावरण अनुकूलित बनाना। वो बहुत ठंड है तो उसको गर्म कर लीजिए 18-20 टेम्परेचर बना के, अब बहुत गर्म है तो 18-20 लाकर ठंडा कर लीजिए। एसी की फैसिलिटी दोनों है। तो वहां लोगों ने जरूरत से ज्यादा एसी का प्रयोग किया ताकि रूम का टेम्परेचर 20-22 रखा जा सके, जहां जरूरत से ज्यादा ठंड न लगे, लोग अपना डॉक्यूमेंटेशन का काम करें, रिसर्च का काम करें। इतने लोगों ने एसी प्रयोग किया कि वहां से सीएफसी गैस का रेगुलर इमिशन होता रहा। और चूंकि एक भी पेड़ पौधा नहीं है, वो वापस ऑक्सीजन वहां रिलीज नहीं किया, और धीरे धीरे इमिशन होते होते वो 20-25 साल में वहां पूरा एक सुराख कर दिया, छेद। अंटार्कटिका, कनाडा में भी यही हुआ। टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से एसी का प्रयोग, और एसी से निकलने वाली सीएफसी गैसेस वहां भी छेद कर गई। तो जहां छेद हो गया छाता में, वहां क्या होगा? अल्ट्रा वायलेट रेज, क्या बोलते हैं इसको? पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें अगर डायरेक्ट पृथ्वी पर आने लगे तो और ज्यादा नुकसान। एक तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा देगा, स्किन डिजीज होने शुरू हो जाते हैं, स्किन कैंसर होने शुरू हो जाते हैं, फसलें नुकसान होती है, जानवरों को नुकसान पहुंचता है, आम आदमी को भी पहुंचेगा, हर चीज प्रभावित होती है। तो अल्ट्रा वायलेट रेज से अगर हमें बचे रहना है तो हमें ओजोन का लेयर चाहिए ही चाहिए। किस मंडल में होता है वो? समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है। और ओजोन लेयर में छेद का कारण सीएफसी गैस। और सीएफसी कहां से निकलता है? फ्रिज से भी निकलता है, एसी से भी निकलता है। और दवा बनाने वाली जितनी कंपनियां हैं उन सब से सीएफसी गैस रिलीज होती है। फोम बनाने वाली जितनी कंपनी है वो सारी सीएफसी गैस रिलीज करती है। फोम पता ही है कि कंप्रेस करके ठंडा करके फोम बनाते हैं। तो जहां भी ठंडा करने वाली गतिविधि होगी वहां से क्या रिलीज होगा? सीएफसी। अब दवा कंपनी भी दवा खराब ना हो इसलिए उसको कहां रखने की बात करती है? ठंडे स्थान पर। तो पूरी दवा कंपनी मतलब अपने आप में एसी से लैस होते हैं, वहां भी दवा कंपनियों से भी सीएफसी गैस रेगुलर रिलीज होते हैं, फोम की कंपनी से भी। कोल्ड स्टोर तो है, छोटा सा है वो, उससे बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम हो रहे हैं। तो हमें सीएफसी गैस को कम से कम रिलीज करना है। क्या? उस सीएफसी को क्या बोलते हैं? रिएक्शन को कम कर दे रहा है। पता कहते हैं ना, पहले इतना खतरनाक था अब इतना खतरनाक है, बस इतना ही काम कर रहा है। हमें क्या करना है कि इनके लिए कोई ना कोई अल्टरनेटिव ढूंढना है जो
होने वाले नुकसान को कम कर सके। अगर अल्टरनेटिव हम नहीं ढूंढ पाए तो आने वाले वक्त में टेम्परेचर और ज्यादा धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। और ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रहा है, पूरी दुनिया में टेम्परेचर बढ़े हुए हैं। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो अंटार्कटिका से बर्फ पिघलेगा, पिघलेगा तो समुद्र में मिलेगा, समुद्र का लेयर बढ़ा तो आसपास सब डुबा देगा। अंडमान निकोबार में एक द्वीप हुआ करता था किसी जमाने में, उसको कहते थे इंदिरा पॉइंट। कहां है? पानी में 20 फीट अंदर है, समुद्र के अंदर। वो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहलाता था। अब वो दिखता नहीं है, वो पानी के अंदर चला गया क्योंकि समुद्र का लेयर बढ़ गया है। तो आने वाले वक्त में अगर हम इन बातों पर ध्यान नहीं दिए तो हम लोग जलमग्न हो जाएंगे। अभी तो अपने आप में मगन है, बाद में जलमग्न हो जाएंगे। तो स्ट्रेटोस्फीयर की ये विशेषता, सारी चीजें आपने समझ लिया। इसमें एक और विशेषता पाई जाती है कि इसी में जहाज जाके सीधा होकर उड़ना शुरू करता है। जब तक ऐसे तिरछे चल रहा है जहाज 45 डिग्री के एंगल पे, तो समझिए कि वो समताप मंडल में जाने के लिए ऐसे बना हुआ है। एक बार समताप मंडल में प्रवेश कर गया तो सीधा होता है, उसके बाद कहता है कुर्सी की पेटी खोल लीजिए, अब आप टहल सकते हैं। होता है ना, समताप मंडल में प्रवेश करने के बाद ही कुर्सी की पेटी आप खोल सकते हैं। इस सफर का मजा लिया आप लोगों ने? बहुत जल्दी मिलेगा, घबराइए मत। बस एक बार ये नौकरी हो और उसके बाद घूमने फिरने जाइए, अच्छा लगेगा। प्लेन में घूमने वाले इसके ना। बहुत पहले लोगों ने अपनी भविष्यवाणी करके या अपने ज्ञान के माध्यम से बहुत पहले एक बात कही थी कि दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, समय नहीं खरीदा जा सकता। खरीदा जा सकता है। अगर आपके पास पैसे हो तो समय खरीद सकते हैं। 12 घंटा सफर करके ट्रेन से कहीं जाते हैं, पैसा थोड़ा कम लगा तो 12 घंटा टाइम लगा, पैसा डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए, 12 घंटे का सफर 2 घंटे में, 1 घंटे में हो जाएगी। यानी वो समय आपने 10 घंटा खरीदा, किसकी वजह से? आपके पास पैसे थे तो आप समय खरीद सकते हैं। तो सोचिए कि अगर कहीं फोकस करना है अभी, तो अपने जॉब पर, अपनी चीजों पर फोकस करना है। नहीं, मत कीजिए। मेसोस्फीयर मध्य मंडल में क्या होता है? क्या करते हैं? मध्य मंडल में घर्षण सबसे ज्यादा होता है। घर्षण ज्यादा होने की वजह से कोई भी पिंड जो टूट के आसमान से गिरती है, कहते हैं ना तारा टूटा और रास्ते में आके जल के खत्म हो जाता है, वो सब मध्य मंडल में होता है। अगर कोई उपग्रह भी ऊपर से टूट के गिर रही है, जो उपग्रह हम यहां से भेजते हैं ह्यूमन मेड, अगर वो टूट के गिर रही है तो उसमें पहले ही आग लग जाती है। यही आग लगी थी किसके साथ? कल्पना चावला। मध्य मंडल में आते ही घर्षण बहुत ज्यादा होने की वजह से उसके अपने यान में, वैन में आग लग गई और वो आग वहां पे विस्फोट कर दिया और चिथड़े उड़ गए, खत्म हो गए। तो मध्य मंडल में यही घटना होती है कि फ्रिक्शन इतना ज्यादा काम करता है कि अगर आसमान से कोई चीज बहुत तेजी के साथ अगर जमीन की ओर आ रही है तो इसका काम यही है उस खतरे को ऊपर ही निपटा देना। लेकिन अगर कोई पिंड बहुत ज्यादा बड़ा है तो उसका कुछ हिस्सा जमीन पर आ ही जाता है। जैसे कई बार देखते होंगे ना, एक पिंड जमीन पे गिरा, पूरा गड्ढा कर दिया। वहां अमेरिका में ऐसा एक प्लेस है जहां देखने को मिलता है, 3 किलोमीटर के क्षेत्र में उसने गड्ढा किया था, इतना बड़ा पिंड गिरा था खाली जगह पे। अगर वो टाउन में गिर जाता तो 3 किलोमीटर में कितनी आबादी रहती है, अंदाजा है कुछ? 25-50 हजार लोग हो सकते हैं 3 किलोमीटर की आबादी में, और सब कुछ खत्म हो जाता। तो मध्य मंडल में अगर कोई पिंड हो, जल मर के ऊपर ही खत्म हो जाती है, ये इसका काम है। आयनोस्फीयर में जितने भी तरंगे होती है, चाहे किसी चीज की हो, मोबाइल से निकलने वाला हो, सैटेलाइट से निकलने वाला हो, या रेडियो की तरंगे हो, उन सब का टकराव आयन मंडल में ही जाके होता है। मतलब सबसे पहले अगर फोन निकाल के हम लोग यहाँ फोन लगाते हैं तो इसका कनेक्शन पहले वहां जाता है और वहां से जिसको कर रहे हैं वहां जाता है। सेकेंडों में ये काम हो जाता है। मतलब लाइट स्पीड कहा जाता है इसको। रे किस स्पीड से चलती है? लाइट स्पीड से 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो आयन मंडल में आयन से संबंधित सारे काम होते हैं। जितने भी रेज किरणें होती है वो सब इधर ही से टकरा के वापस जमीन पर आती है और अपने काम करती हैं। आयनोस्फीयर में फ्लाइट चलती है। आयनोस्फीयर में फ्लाइट प्रवेश ही नहीं कर सकती।
मध्य मंडल में घूसा की आग लग जाएगा उसमें, घर्षण ज्यादा हुआ तो। यहां समताप में प्लेन चलती है क्योंकि वहां तापमान हमेशा समान रहता है। समताप माने क्या? जिसका तापमान समान रहे, मतलब उसमें झटके नहीं लगते हैं, पहुंच गए तो। झटके यहां लगते हैं, लगता है खर खर कर रहा है, चल रहा हो तो। बादलों के बीच से कई बार निकलते हैं, पूरा प्लेन खरखरा जाता है, लगता है कुछ होने वाला है और डर भी लगता है। एक्सोस्फेयर सबसे बाहरी मंडल, सबसे ऊंचे स्थान पर यह पाया जाता है, बाहरी मंडल है। उसके बाद आप उसको पार करेंगे तो ग्रेविटी से आउट हो जाएंगे, खत्म कहानी। तो एक्सोस्फीयर में दो ही गैस होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। चूंकि यही दोनों गैस सबसे हल्की होती है, तो कहां पाए जाते हैं? बहिर्मंडल में। इसकी मात्रा सबसे ज्यादा है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस की मात्रा है। इसलिए हाइड्रोजन वाला गुब्बारा छोड़ते हैं तो बस वो उड़ते चला जाता है, बाद में तो दिखता भी नहीं कितना ऊंचा चला गया। क्योंकि गैस हल्की होने के कारण वो धीरे धीरे क्या होगी, ऊपर उठ जाती है और बहुत ऊंचाई को प्राप्त कर लेती है। अब ये पूरा वायुमंडल किसके कारण हमारी पृथ्वी के क्षेत्र में पाई जाती है? ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है तभी वायुमंडल है। अगर पृथ्वी पर ग्रेविटेशन काम न करे तो ये वायुमंडल भी नहीं, फिर ना प्लेन उड़े ना ट्रेन उड़े। ट्रेन उड़े, अच्छा 2-4 दिन पहले उड़ी थी, इसलिए याद आ रहा है, किसी ने मारा धक्का, उलट गई, उड़ के टकरा गया वही। आगे बढ़ जाए। अब एक टर्म लिखेंगे, गुरुत्वीय केंद्र। गुरुत्वीय केंद्र क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वीय केंद्र। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। माने क्या? केंद्र बिंदु किस चीज का? जहां किसी भी वस्तु का संपूर्ण भार प्रतीत होता हो, संपूर्ण, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। किसी भी चीज पर रखने के बाद जहां किसी वस्तु का पूरा भार या पूरा दबाव उस पर लगता है, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। एक लाइन लिख लीजिए इसमें, वह बिंदु जहां से वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, वह बिंदु जहां से वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, अभी भी बात समझ में नहीं आई हो? कोई वस्तु अगर है, अगर उसको जमीन पर रखते हैं तो जितना भार नीचे आरोपित करती है उतना ही भार ऊपर की ओर भी प्रतीत हो, एकदम बैलेंस वे में हो। जितना भार नीचे लगा रही है उसके जस्ट अपोजिट उतना ही भार ऊपर की ओर हो, मतलब ये पूरी तरह बैलेंस हो। तो जिस पॉइंट पर ये सब बैलेंस हो रहे हैं उस पॉइंट को क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। कहीं भी आप बैठते हैं, जब तक पूरी तरह सेट होके बराबर ना बैठ जाए तब तक हिलते डुलते रहते, इधर होते थोड़ा सा, थोड़ा इधर होते, क्यों? ताकि जहां बैठे हैं वहां पूरी ग्रेविटी को मेंटेन कर ले। अगर बैठने में जरा सी भी तकलीफ हो रही होगी या पूरी बॉडी फिट नहीं बैठ रही है वहां, तो उठ के देखते हैं कोई दिक्कत है क्या, टेढ़ा मेढ़ा है क्या, आखिर पूरी तरह बैठ क्यों नहीं पा रहे हैं? तो अगर ये बैलेंस पूरी तरह ना होगा, जितना दबाव वो पृथ्वी पर दे रहा है ग्रेविटी के कारण, उतना ही दबाव जस्ट ऊपर उसके लगना चाहिए। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो वो बैलेंस है, और उसी सेंटर पॉइंट को जहां ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। सिंपल सी बात है कि अगर आप यहां पृथ्वी पर ऐसे खड़े हैं तो इसके अपोजिट भी तो बल काम कर रहा है।
अगर आप इस पे ऐसे दबाव दे के ऐसे समझ रहे हैं कि हम इस पर दबाव दे रहे हैं, ऐसे खड़े हैं, तो इसे हमें भी तो ऊपर की तरफ बल काम करता हुआ मिल रहा है। तो अगर हम बैलेंस वे में स्थिति है तो जितना बल हम नीचे लगा रहे हैं उतना ही बल ऊपर काम कर रही है, तभी बैलेंस वे में खड़े हैं। अदरवाइज एक पैर भी आगे पीछे टेढ़ा रहे तो ऐसे ऐसे होते रहेंगे, ऐसे ऐसे बैलेंस नहीं हो सकते। और बैलेंस नहीं होंगे तो वहां ग्रेविटी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन नहीं है, तभी आप बैलेंस खड़े नहीं हो पा रहे हैं। बैलेंस बैठे हुए हैं, बैलेंस खड़े हैं, कोई वस्तु को रखे वो एग्जैक्ट वही है, स्थान को ग्रहण किए हुए, तो समझिए वहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन हो रही है। अदरवाइज रखे लुढ़क के उधर चली गई, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्राप्त नहीं की है। जैसे बिना पेंदी का लोटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्राप्त कर पाएगी कभी? जिस लोटे का पेंदी ना हो जब रखेंगे तो लुढ़क के उधर या लुढ़क के, तो बिना पेंदी का लोटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन नहीं करता। यह फितरत इंसानों में भी पाई जाती है, होती है ना, बस उतना ही है। तो अब समझ में आ गई? अभी भी नहीं आया? आ गया ना, बताइए। आगे एक पॉइंट और लिखते हैं। कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या संबंध होता है? जी तथा जी में संबंध। क्या संबंध होता है? अरे मान नहीं, संबंध का मतलब रिलेशन, फॉर्मूला ढूंढना। G इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, यही होता है संबंध। कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध अगर पूछे तो एक फॉर्मूला के जरिए संबंध को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्मॉल जी ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण को बताता है और कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक को बताता है। कल इसका वैल्यू बता दिए थे। लाइन चेंज करके लिखेंगे, भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। भूमध्य रेखा क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? इक्वेटर, जो भूमि को बराबर बराबर हिस्सों में बांट दे, भूमध्य रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। स्मॉल जी उसी का वैल्यू लिख रहे हैं, 9.8 7.8 लिखे थे। जी का मान सबसे कम होता है। और ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। ये तो आप लिख ही चुके हैं कि ध्रुव पर सबसे ज्यादा है और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। पोल, ठीक है। ध्रुव माने पोल होता है और इक्वेटर बोलते हैं भूमध्य मंडल नहीं, भूमध्य रेखा को, जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में काल्पनिक रूप से बांटती है, वास्तविक नहीं। वो सब रेखाएं क्या हैं? काल्पनिक रेखाएं होती है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें टॉपिक एक है एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। क्या कहेंगे इसको? पलायन वेग। पलायन वेग का मतलब है कि पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को उस वेग से फेंका जाए कि ग्रेविटी से बाहर निकल जाए, लौट के ना आए। बात समझ रहे हैं? वैसा वेग, जिस वेग से किसी वस्तु को अगर पृथ्वी की सतह से हम फेंके तो उसको लौट के नहीं आना चाहिए वापस। लौट के आ गया तब तो ग्रेविटी है, लेकिन लौट के नहीं आया, आपके ग्रेविटेशनल क्षेत्र से बाहर निकल गया, तो किस वेग से आपने फेंका कि बाहर निकल गया? तो वो होता है एस्केप वेलोसिटी, वेग से फेंकना। लिखना नहीं ना, समझ गए बात को? पलायन का मतलब पलायन कर गया, नीचे ना आए। नीचे आ गया तो समझिए ग्रेविटी काम कर रहा था और उसका वेग कम था, पलायन वेग को प्राप्त नहीं किया।
तो प्लाइन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब पलक झपका के उठाए तो दानापुर। बात समझ रहे हैं? 1 सेकेंड में पलक का झपकना और उठना होता है, इतना देर में आप दानापुर होंगे। इस स्पीड से अगर आप भागिएगा तो प्लाइन वेग को प्राप्त कर लीजिएगा। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, यह प्लाइन वेग कहलाती है। आसान है समझना। और प्लाइन वेग का मतलब ही होता है कि किसी वस्तु को इस वेग से अगर फेंक दिए तो वो कभी लौट के पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। जनरली वैसे हम तो यहां से कुछ भी फेंकते हैं तो वापस ही आता है। तो ये कहलाती है प्लायन वेग। अच्छा, चंद्रमा पर प्लायन वेग कितना होता है? अजीब सा सवाल है। प्लायन वेग तो होगा, वेग क्यों नहीं होगा? प्लायन वेग इतना ज्यादा नहीं होगा। प्लायन वेग आपने जो लिखा ये पृथ्वी का है, ऐसे यहां लिख देते हैं पृथ्वी। अगर यही चीज चंद्रमा के लिए पूछा जाए तो बहुत कम होता है। चंद्रमा पर 2.38 किलोमीटर पर सेकंड चंद्रमा पर प्लायन वेग माना जाता है। चंद्रमा का प्लायन वेग 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब पृथ्वी वाला पूछ पूछ के थका दिया है लोगों ने, क्या पता परिवर्तित कर दे। काफी है इतना? थोड़ा सा और लिखेंगे। है टाइम। अगला टॉपिक लिखेंगे इसमें दोलनी गति। ये सब मैकेनिक्स के ही टॉपिक है। जितनी गति से संबंधित चीजें आ जाएंगी सब मैकेनिक्स में। दोलनी गति, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन कहलाती है दोलनी गति। अगर किसी वस्तु को इस प्रकार रखा जाए और उसको एक निश्चित दूरी तक खींच के छोड़ दिया जाए तो जिस तरह का मोशन करेगा, एक निश्चित पथ पर आना और जाना दोनों करेगा, तो उसे कौन सी गति कहेंगे? दोलनी गति कहते हैं। जैसे पेंडुलम की गति किस प्रकार की गति है? झूले की गति। झूले की गति। हाँ, तो इतना रुक रुक के क्यों बोल रहे हैं? हाँ, एक निश्चित समय अंतराल में एक दिशा की ओर जाना और फिर वापस दिशा की ओर लौटना, अगर ये लगातार हो रही है तो वैसे मोशन को क्या कहेंगे? दोलनी गति कहते हैं। लिख लीजिए एक लाइन इसे। यदि कोई पिंड निश्चित पथ पर, मतलब ये फिक्स अपना एक पाथ है, यदि कोई पिंड निश्चित पथ पर अपनी मध्य स्थिति के इधर और उधर गति करती है, निश्चित पथ के इधर और उधर गति करती है, मध्य स्थिति के इधर या उधर, मतलब दो साइड की बात हो रही है, इधर उधर, इधर उधर गति करती है, दोलनी गति कहलाती है। जैसे पेंडुलम की गति, झूले की गति, कौन सा? घंटा। वही ना, पेंडुलम ही है, छोटा चाहे बड़ा हो। पेंडुलम छोटा, घंटा बड़ा, लेकिन काम वही होता है। हो गए? अगर किसी लोलक, पेंडुलम वगैरह का आवर्तकाल निकालने को कहे तो क्या करते हैं?
आवर्त काल अगर निकालने को कहे पेंडुलम का, कितना समय में वो आ रहा है जा रहा है, उसको आवर्त काल कहते हैं। तो t इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। एल क्या है? जो वस्तु घूम रही है उसकी लंबाई हो गई। टी आवर्त काल हो गया, ये तो पता ही है। एल लंबाई को रिप्रेजेंट करता है कि अगर लोलक लगा है वो कितनी लंबाई वाली चीज में लगा हुआ है। और जी, जी उसके गुरुत्वीय त्वरण को बता रहा है। आवर्त काल क्या होता है? टाइम पीरियड को ही कहा जाता है आवर्त काल। टी फॉर टाइम। एल लंबाई है और जी गुरुत्वीय त्वरण को रिप्रेजेंट करता है। हाँ हाँ, उसी को उसका आवर्त काल कहते हैं। अगर उसमें बहुत बारंबारता हो तो आवृत्ति में परिवर्तित हो जाती है। एक बार गया और आया तो उसमें जो समय लगेगा वो टी कहलाएगा। पेंडुलम ने अपनी एक गति पूरी की, जिस बिंदु से गया उस बिंदु पर वापस आ गया, तो उसको उसका आवर्त काल कहते हैं। और ये रेगुलर ऐसे 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 होता रहे हर सेकेंड, तो क्या कहेंगे उसे? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आवृत्ति बार बार हो तो आवृत्ति, उसकी आवृत्ति कहलाती है। फॉर्मूला समझ में आ रहा है? शायद ही कभी कभी इस पर आधारित कोई कार्य आपको दे दिया जाए। एक क्वेश्चन लिख लीजिए इस पे। देखिए, अगर लोलक की लंबाई, अगर लोलक की लंबाई, अगर लोलक की लंबाई, लोलक यही पेंडुलम को बोलते हैं, लोलक की लंबाई 10 मीटर हो, 10 मीटर ज्यादा नहीं ना हो रहा है, ठीक ही है, 10 मीटर हो, तो उसका आवर्त काल कितना होगा? तो उसका आवर्त काल कितना होगा? टी का वैल्यू निकाल सकते हैं इससे? तो उसका आवर्त काल यानी टाइम पीरियड कितना होगा? जो बोर्ड पे है फॉर्मूला उसी को यूटिलाइज करेंगे। टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई, 2 पाई को 2 पाई लिख देंगे। एल का वैल्यू कितना है और जी का वैल्यू भी 10 मान सकते हैं, चूंकि 9.8 होता है, थोड़ी देर पहले ही बताया। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई, इसका आंसर नहीं हो जाएगा? कर दीजिए, वो तो आपके ऊपर निर्भर है। क्या पता कि आंसर के ऑप्शन में कहीं कहीं 2 पाई ही लिख के छोड़ दे, ऐसा भी तो आंसर होता है। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि कैलकुलेशन करना है कि 2 पाई छोड़ देना है। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आंसर होगा सेट हो जाएगा। नहीं, पीआरटी में तो इक्वेशन न्यूमेरिकल्स वगैरह की उम्मीद मत रखिए, वो आएंगे टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए, अच्छे खासे न्यूमेरिकल आते हैं उसमें। कार्य क्या होता है? कार्य माने काम होता है, इससे बढ़िया कोई जवाब है? एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण जी, ग्रेविटी। वर्क यानी कार्य, कार्य की परिभाषा क्या है? काम करने की दर को तो ऊर्जा कहते हैं। काम क्या है, कार्य क्या है? बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। लिख लीजिए, बल और विस्थापन मतलब F इंटू एस। कार्य, कार्य को W से लिखते हैं। W बराबर F इंटू बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य सदिश राशि है कि अदिश राशि है? आप अभी तक समझे नहीं। जहां भी बीच में डॉट रहेगा
स्केलर क्वांटिटी है। बीच में अगर डॉट है गुणनफल में स्केलर क्वांटिटी है, बीच में क्रॉस रहे तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। लेकिन अगर एफ पर डायरेक्शन दे तब बल किस दिशा में लग रही है अगर ये बता दे तब क्या बन जाएगी? तो अभी जो लिखा है ये है अदिश, लेकिन अगर हम W को इस प्रकार लिखे F डॉट एस में F को डायरेक्शन दे दे तब ये क्या बन जाएगी? जब तक आप डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं तब तक वो क्या है? अदिश है। डायरेक्शन के बाद सदिश हो जाएगी। नेक्स्ट, ऊर्जा माने क्या? एनर्जी को ऊर्जा कहते हैं। काम करने की दर को ऊर्जा कहा जाता है। अगर एक शॉर्ट छोटी सी परिभाषा लिखे तो यही लिखेंगे, कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता, क्षमता ही लिखिए, दर मत लिखिए। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जो आदमी जितने क्षमतावान हो उतना ज्यादा काम करता है, तो जो आदमी जितना काम कर सकता है उसकी जो क्षमता है वही क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है। अब ऊर्जा दो तरह के होते हैं, एक गतिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, इसको कहते हैं हाफ mv स्क्वायर। और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण ऊर्जा आए तो गतिज ऊर्जा, और अगर उसकी रुकावट या स्थिति के कारण ऊर्जा आए तो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। दो तरह की एनर्जी, एक गतिज ऊर्जा है, दूसरा स्थितिज ऊर्जा। अगर पहाड़ पे बारिश होने की वजह से किसी चीज में बहुत ज्यादा पानी जमा हो, आपने कोई बड़ा सा चीज रख के वहां पानी को क्या किया है? जमा किया है पहाड़ के ऊपर, तो वो पानी वहां जमा है, स्थिर है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा हुई? स्थितिज ऊर्जा। अब क्या कर रहे हैं, पहाड़ से उस बर्तन को आप उलट दिए, तो जो स्थितिज ऊर्जा है वो पानी गिरने की वजह से जब पहाड़ से नीचे जमीन पर आएगी, उस पानी में कौन सी ऊर्जा होगी? तो जब वो गति में आ जाएगा तो गतिज ऊर्जा, जब तक रुकी हुई है तब तक उसमें, तो वो उसकी स्थितिज ऊर्जा ही है जो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। स्थिर है तो ऊर्जा है, और जब हम उसे गति में लाते हैं तो गति में जो ऊर्जा उसे प्राप्त होगी वो उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे एक जमीन पे ईंट पड़ा हुआ हो, उसको जमीन पर जब तक है छोड़ दीजिए, वो अपनी स्थिति को बनाए हुए, हाथ में उठाइए, 4 फ्लोर ऊपर चढ़िए। 4 फ्लोर चढ़ने में मेहनत हुई, एनर्जी लगा ना। हाथ में 1-2 ईंट लेके 4 फ्लोर तक चढ़ना, हो सकता है हाथ में दर्द कर दे, पसीने आ रहे हो 4 फ्लोर चढ़ने में, तो आपने जितनी मेहनत की वो इस ईंट में ऊर्जा के रूप में जमा हो गई, इसको स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। और छत पर से लेके किसी के सर पे छोड़ दिया, तो जितनी ऊर्जा चढ़ने में आपने इसमें जमा किया था वो किसमें बदल गई? गतिज ऊर्जा में। और किसी के सर पे पड़ी तो फट गया। वैसे ट्राई नहीं करना है, एग्जाम्पल है ये, ऐसा नहीं कि ट्राई कर ले कि देखते हैं कि गतिज ऊर्जा काम करती है कि नहीं करती है। सच्चाई यही है कि जो हम मेहनत किसी चीज पर करते हैं उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा हो जाती है, और वही चीज कन्वर्ट किसमें होगी? इसलिए ऊर्जा एक ऐसी राशि है जिसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना नष्ट कर सकते हैं। इसी को ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है, कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, और इसी ऊर्जा को आत्मा भी कहते हैं। आत्मा बस शरीर को बदलती है, वो हमेशा से है। शरीर बदलते हैं, आत्माएं नहीं बदलती है, प्रेत आत्माएं। तो दो तरह की ऊर्जा हुई, दोनों के एग्जाम्पल बता दिए। जो मेहनत हम करेंगे उसमें स्थिर हो जाएगी तो वो स्थितिज ऊर्जा, और जब हम उसको कहीं ऊंचाई से या किसी प्लेस से उसको यूटिलाइज करते हैं तो वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। मतलब जितना ऊंचा चढ़ेंगे उसमें उतना ही गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी।
आपकी जितनी एनर्जी उस पर काम करेगी उसमें ऊर्जा उतना ही ज्यादा जमा रह जाती है, तो वही स्थितिज ऊर्जा उसमें गतिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर हो गया? अब शक्ति लिख लेते हैं। ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है, ये तो पता ही है, बता दिए थे उस दिन। शक्ति यानी पावर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बोले तो पावर, और काम करने की दर को, शक्ति को P से रिप्रेजेंट करे तो ये जो काम है, इस काम करने की ये जो दर है, इसी को क्या कहेंगे? शक्ति कहेंगे। दर माने समय होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। नहीं, उसमें क्षमता लिखे हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, दर को शक्ति कहते हैं। चेंज किए थे उस वक्त शब्द को। तो P बराबर W/T है, इसका मात्रक वाट। हो गए? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लिखाना है कि समझ गए? ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत कहेंगे। अब हम लिखेंगे कि कुछ ऐसे डिवाइस है, टूल्स है, जो एनर्जी को एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एनर्जी को कन्वर्ट करता है ना, तो कौन कौन से टूल है और वो किस एनर्जी को किस में बदलता है, लिखते हैं जरा सा। ये याद करने वाली बातें हैं, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, वो लिख लीजिए। लिख लीजिए ऊर्जा का रूपांतरण, टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। पहला लिखेंगे विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में डैश देकर लिखेंगे। कौन बदलता है? बल्ब। विद्युत बल्ब बदलता है, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब बदलता है। समझिए कि एक एक प्रश्न है जिसका जवाब देते चलना है, जवाब नहीं पता हो तो लिखते चलेंगे। दूसरा लिखेंगे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, किससे? इलेक्ट्रिक सेल से, विद्युत सेल से उसको चेंज करते हैं। केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, पहले एक आदमी पूरा लिख लीजिए तब दूसरा लाइन बोलेंगे। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करेगा? विद्युत सेल, इसको इलेक्ट्रिक सेल कहा जाता है। ठीक है, अब यही सब नाम थोड़े थोड़े बदलते रहेंगे, अंग्रेजी वही रहेगा सबका। तीसरा लिखेंगे यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा कौन सी ऊर्जा को कहते हैं अंग्रेजी में? मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो। नेक्स्ट, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? पोटेंशियल को। स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? टरबाइन ही तो चलाते हैं, ऊपर से जब आता है वो टरबाइन चलता है तो बिजली उत्पन्न होती है। टरबाइन, टरबाइन मोटर तो अंदर लगा होता है, टरबाइन पर पानी गिरती है, टरबाइन मूव करता है तब इलेक्ट्रिक क्रिएट होती है। तो टरबाइन क्रिएट करता है, टरबाइन फैन। हाँ, टरबाइन देखे हैं ना, बड़े बड़े पंखे वाले, वही होते हैं। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक यानी मैकेनिकल में, विद्युत माने इलेक्ट्रिक होता है, बार बार कैसे भूल जा रही है। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? मोटर, मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं उसको, मैकेनिकल में चेंज करता है, मोटर चेंज करता है वो। नेक्स्ट,
ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऊष्मा माने एनर्जी, हीट। ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन? सोलर। ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? इंजन। इंजन बदलते हैं, इंजन बदलता है। किसी भी चीज का इंजन जो बनाते हैं वो लोग यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, हीट क्रिएट कर देता है, उसी से इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोवाइड हो जाती है। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि माने साउंड, इलेक्ट्रिक को साउंड में कौन क्रिएट करता है? हाँ, स्पीकर्स क्रिएट कर रहा है, यही है लाउड स्पीकर। इलेक्ट्रिक को साउंड में क्रिएट कर रहा है, जो आप अभी सुन रहे हैं। अब एक है विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा कैसे बनती है? पॉइंट देख लीजिए, मैग्नेटिक एनर्जी में विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा कौन बदलता है? उसको कहते हैं ट्रांसमीटर। हाँ, ट्रांसमीटर। और कोई नाम छूट रहा है क्या? कौन बदलता है? गिटार वगैरह। यांत्रिक ऊर्जा से गिटार क्या, वो वाद्य यंत्र कहते हैं, छोड़ दीजिए उसको, उसके लिए इतना जरूरी नहीं है। याद करने वाली बातें भी इंपॉर्टेंट हो गई। शक्ति के ऐसे ही मात्रक लिखे थे, वाट, ठीक है। अब एक टर्म आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी, इलास्टिक का मतलब होता है फैलना। रबर जैसे होता है ना, जिसको फैला के खींचते हैं, उसमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। तो अगर हमारे जो मैटर्स हैं, डिफरेंट मैटर्स, उनमें भी प्रत्यास्थता पाई जाती होगी, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या इन तीनों में प्रत्यास्थता पाई जाती है? सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता किस में पाई जाती है? सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता किस चीज में पाई जाती है? गैस वगैरह के कण तो ऑलरेडी इतना दूर दूर होता है आपस में कि इसलिए उसे गैस कहते हैं। लिक्विड में उसके कण गैस के मुकाबले थोड़े नजदीक होते हैं, और सबसे ज्यादा नजदीक ठोस में होते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रसार की उम्मीद भी कहां है? ठोस में ही होना चाहिए। तो प्रत्यास्था सीमा ठोस में नंबर 1, लिक्विड में नंबर 2 और गैस में नंबर 3 पाया जाता है। इस प्रकार से है। सॉलिड में सबसे ज्यादा। सॉलिड को प्रत्यास्था करने के लिए हमारे पास उपाय होता है कि हम सॉलिड को गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद उसे पीट पीट के उसके आकार में परिवर्तन करते हैं, तो फैलाव तो होता है। लोहे के इतने छोटे से टुकड़े को इतने बड़े हथियार में कैसे बदल देते हैं? अगर उसमें इलास्टिक वाले गुण नहीं होते तो वो कभी फैलता? क्या लोहे के गोल रॉड से एक बड़ा धारदार ऐसा हथियार बनाया जा सकता था? इतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि हम उसको गर्म करके पीट पीट के उसमें प्रसार लाते हैं और उसके बाद उसके आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ठोस, द्रव और गैस तीनों में प्रसार होता है, लेकिन सबसे ज्यादा ठोस में। अगर ठोस में प्रसार नहीं होता तो चीजों की आकृतियां अपने मुताबिक हम कभी बना नहीं पाते। समझने के लिए ठीक है। अब एक शब्द है और, प्रतिबल।
प्रतिबल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पक्का पक्का बोलते हैं ना, स्ट्रेस माने तनाव। प्रतिबल माने क्या? प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाला बल, प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाला बल, यानी कि प्रतिबल बराबर लिखेंगे बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा, इसको ऐसे समझाएं जैसे आपको लाइन लिखे, प्रति इकाई मतलब बटा होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल प्रतिबल कहलाता है। प्रति इकाई का मतलब, प्रति मतलब किसी चीज पर बटा लगाना, इकाई क्षेत्रफल मतलब नीचे एक क्षेत्रफल, उस पर लगने वाला बल यानी ऊपर गुना, उसी को प्रतिबल के नाम से जाना जाता है। तो प्रतिबल का फॉर्मूला इसी से निकल जाएगा कि बल बटा क्षेत्रफल यानी फोर्स बाई एरिया। इसको फोर्स बाई एरिया के नाम से जाना जाता है। तो प्रतिबल की विमा क्या है? एम एल टी माइनस टू बटा एल टू, क्षेत्रफल का क्या होगा? एक एल से एक एल कट गया, तो यहां हो जाएगा एम एल माइनस वन और टी माइनस, ये हो गया प्रतिबल की विमा। उसे प्रसार दूसरी चीज है, प्रत्यास्था मतलब इलास्टिक वाला गुण हो, रबर वाला टाइप का गुण जिसमें फैलाव हो। हाँ, जो आप कर रहे हैं वो इंटरमोलिकुलर स्पेस दूसरी चीज है। एलपीजी में किस तरह का अलग अलग गैस होते हैं, उसके प्रेशर पर निर्भर करता है किस प्रेशर के साथ उसमें भरा गया है, उस पर निर्भर करेगा। वो प्रेशर से भरा जाएगा तो निकलेगा भी तो प्रेशर के साथ। हाँ, प्रतिबल समझ गए? अब इसमें जानेंगे एक बल का नाम है ससंजक बल। सुना है उसका नाम? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ससंजक बल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या इसको कोहेरेंट फोर्स कहते हैं? ऐसा कुछ नाम है क्या? कोहेसिव फोर्स कहते हैं। कोहेरेंट या कोहेसिव नाम होता है इसका, कोहेसिव फोर्स। और एक होता है असंजक बल, इसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। ससंजक बल और असंजक बल। ससंजक मतलब क्या होता है? समान कणों के बीच काम करने वाला बल। एक ही अणु है तो समान कण होंगे, तो एक ही अणुओं के बीच काम करने वाला जो बल है उसी बल को क्या कहेंगे? ससंजक बल कहेंगे। लिख लीजिए, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच काम करने वाला बल, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच काम करने वाला बल, अणुओं के बीच मॉलिक्यूल्स, अणुओं के बीच कार्य करने वाला बल ससंजक बल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लिख लेंगे, कोहेसिव फोर्स का एग्जाम्पल क्या है? जैसे पानी के दो बूंद आपस में संपर्क में आते ही एक बूंद बन जाती है। पानी की दो बूंदें आपस में संपर्क करते ही एक बूंद बन जाती है, आके मिल जाती है। आपस में मिलते ही एक बूंद बन जाती है। कभी कभी देखते हैं कि हम लोग बर्तन वर्तन धोए, फटाफट उसको एक पर एक करके रख दिया, बाद में वो छूट ही नहीं रहा है, खींच रहे हैं उसको। होता है ऐसा? दो बर्तन के सतह आपस में कई बार क्या होता है, हल्का पानी अंदर रह जाने की वजह से चिपक गए, और ऐसे चिपकते हैं जैसे लगे कि अब वो छूटना, हथौड़ी की जरूरत पड़ती है, छेनी हथौड़ी। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ या किसी को करते हुए देखा है?
अगर आपने ऐसा किया है, होते हुए देखा है, तो समझिए उसमें ससंजक बल काम कर रहे हैं। जैसे दो प्लेटों का आपस में सट जाना, लिख लीजिए। लिख लीजिए पहले इसको, लिपस्टिक का एग्जाम्पल अभी नहीं। दो प्लेटों का आपस में चिपक जाना कोहेसिव फोर्स है। लिपस्टिक में भी लगा के उसको जो कौन सा केचप या टेचप कुछ बोलते हैं ना, देना, क्या कहते हैं उसको? हाँ, वैसा ही कुछ नाम है उसको। टचअप देना भी कोहेसिव फोर्स का ही एग्जाम्पल है। उतनी गहराई में नहीं जाना है, छोड़ देते हैं इसको। दूसरा जो है एडहेसिव फोर्स को लिख लीजिए। अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच काम करने वाला बल। उसमें तो समान था, इसमें अलग अलग है। अलग अलग अणुओं के बीच काम करने वाला बल, अलग अलग अणुओं के बीच काम करने वाला बल असंजक बल कहलाता है। असंजक बल कहलाता है। जैसे कपड़े का पानी से भीग जाना। ड्रॉप तो एक ही जगह पड़ता है, धीरे धीरे वो फैल के बाकी हिस्से को भी क्या करता है, भिंगा देता है। कप कपड़े से, कपड़े का पानी से भीग जाना, कपड़े से पानी थोड़ी भीगता है। कपड़े का पानी से भीग जाना। और दिया में तेल का ऊपर उठना। अलग अलग है दोनों, दो चीज अलग अलग है, भिन्न भिन्न पदार्थ है, तो उसमें असंजक बल काम करता है। दिया की जो बाती है ना, दिया में, उसमें तेल का धीरे धीरे ऊपर उठना, तब तो ऊपर जलता रहेगा। अगर तेल नीचे से सप्लाई नहीं होगा तो जलेगा। तो उसमें कौन सा बल काम कर रहा है? और वो प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें वो तेल नीचे से ऊपर चढ़ के जाता है? केशिकत्व कहलाता है। प्रक्रिया का नाम है केशिकत्व। लेकिन उसमें बल कौन सा काम कर रहा है? असंजक बल काम करता है। और उस प्रक्रिया को कहा जाता है केशिकत्व, जिसमें तेल नीचे से ऊपर चढ़ के जाता है और दिया बत्ती जलते रहता है। ठीक है, एक दो और एग्जाम्पल लिख लेंगे। हाँ, इसी में ब्लैकबोर्ड और चौक। ब्लैकबोर्ड और चौक, चौक से जिससे जो हम लिखते हैं खल्ली, के बीच असंजक बल काम करती है। ब्लैकबोर्ड और चौक के बीच असंजक बल काम करती है, क्योंकि दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, उनके अणुओं के बीच बल भी अलग प्रकार से लग रहे हैं। पेड़ पौधे जमीन से खनिज लवण और पानी खींचते हैं, कौन सा बल काम करता है? असंजक बल काम करता है। क्योंकि जमीन में पाए जाने वाले मिनरल्स अलग और पेड़ पौधों में जो उत्तक पाए जाते हैं वो अलग, तो दोनों भिन्न भिन्न अगर हो अणु और उनके बीच कोई बल काम करे तो वो बल असंजक बल कहलाता है। काफी है इतना एग्जाम्पल? ठीक है। सरफेस टेंशन क्या होता है? पृष्ठ तनाव। छोड़ दीजिए, कौन बोला? सरफेस टेंशन, इसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव। जब किसी पृष्ठ पर कोई चीज रखे और उसमें तनाव उत्पन्न हो तो कैसा बन जाएगा? जैसे मान लीजिए पृष्ठ पर ऐसे रखा गया और वो धीरे धीरे तनाव करके ऐसा हो जाए तो क्या बन जाएगा? वो गोल बन जाएगा। तो वही चीज है कि अगर वो पृष्ठ पर तनाव उत्पन्न करके संकुचित हो जा रही है, छोटी हो जा रही है, इसका मतलब उसमें पृष्ठ तनाव काम कर रही है। जैसे पेड़ के पत्तों पर बारिश की बूंदें गोल गोल नजर आती है, पृष्ठ तनाव के कारण नजर आती है। वो किसका साग पत्ता खाते हैं, इतना बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा होता है, क्या बोलते हैं उसको? कोपल। हाँ, कोपल का पत्ता, उस पर भी पानी की बूंद रखिएगा तुरंत गोल हो जाता है।
ऐसा लगता है उस पर पानी फिसलता है कोपल पे। तो पानी की बूंदे जब उस पर आएगी तो तुरंत गोल हो जाती है, इसका मतलब है उस पर पृष्ठ तनाव काम कर रही हो। आपके हाथ पर भी पानी रखेंगे तो पहले वो गोल बूंद होगी, लेकिन इसके टेम्परेचर की वजह से फैल जाती है। हाँ, तेल भी गिरे रहे तो वहां भी हो सकता है। मतलब हम बता चुके, समझा दिए, यही कहने का अर्थ है ना। बात समझ में आ गई ना क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण ही बारिश की बूंदे गोल नजर आती है, अदरवाइज वो गोल नजर नहीं आती। तो यही पृष्ठ तनाव कहलाते हैं। काफी है। बारिश की बूंदों का गोल हो जाना, किसी सतह पर पानी की बूंदे गोल हो जाना, ये सब पृष्ठ तनाव के एग्जाम्पल है। और क्या हो सकते हैं? हाँ, मरकरी, एच जी, पारा इसको बोलते हैं ना। सबसे ज्यादा पृष्ठ तनाव उसी में होता है क्योंकि उसका लिक्विड ज्यादा गाढ़ा होता है, उस टाइप का, वो पृष्ठ तनाव ज्यादा मेंटेन करती है। पारा यानी एच जी। हाँ, घना या गाढ़ा होने के कारण, डेंसिटी ज्यादा होती है इसलिए। पारा यानी एच जी, जिसको मरकरी कहा जाता है, उसमें पृष्ठ तनाव सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड है, मेटालिक कैरेक्टर वाला। धात्विक गुण वाला क्या है? एक लिक्विड है वो, उसमें भी पृष्ठ तनाव है। अगर किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पृष्ठ तनाव घट जाता है। किसी लिक्विड को गर्म कर देंगे तो पृष्ठ तनाव, और ठंडा करेंगे तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। कहीं चाहे तो नोट कर लीजिएगा। द्रव को गर्म करने से पृष्ठ तनाव घटता है और ठंडा करने से बढ़ता है। द्रव को गर्म करने से पृष्ठ तनाव घटता है, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? खाना जो हम खाते हैं, गरम खाना खाते हैं तो बड़ी स्वादिष्ट लगता है, और ठंडा खाना खाते हैं तो लगता है घोटा नहीं रहा है। कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। तो आज के बाद पृष्ठ तनाव वाला खाना खाइएगा घर जाके। गरम खाना वाकई स्वादिष्ट लगता है कि नहीं? सब्जी में हल्का नमक कम भी हो, या फिर थोड़ा सा मसाला इधर उधर भुना गया हो, गरम है तो चल जाता है, खा पी लेते हैं, पेट भर भी जाता है और पता नहीं चलता कोई कमी थी। लेकिन वही अगर ठंडी हो जाए तो, अगर कोई खाना गर्म खा रहे हैं तो जब वो जीभ पे पड़ती है तो पृष्ठ तनाव के कारण वो फैल जाएगी, तुरंत फैल जाएगी, सिकुड़ के नहीं रहेगी। क्योंकि पृष्ठ तनाव क्या होता है? गर्म करने पर कम हो जाता है तो वो फैले हुए रहेगा। अब पृष्ठ तनाव अगर ठंडा हो तो बढ़ जाता है, वो फैल नहीं पाता है, इसलिए जीभ पर स्वाद का पता उतना अच्छा नहीं चल पाता है। बताइए। अब फिर भी लोग कहते हैं कि बताओ, खाना खा रहे थे ठीक नहीं लग रहा था, जब ठीक ना लगे उसको गर्म कर दीजिए और देखिए कितना अच्छा लगता है। ध्यान रहेगा। गर्म खाना स्वादिष्ट क्यों लगता है? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट। अभी केशिकत्व आपको समझाए हैं। द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना दोनों क्या कहलाता है? केशिकत्व कहलाता है। लिख लेंगे। द्रव यानी लिक्विड, द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना केशिकत्व कहलाता है। की जरूरत नहीं हो उसमें। अगर मोटर लग गया तब तो एनर्जी कन्वर्जन हो गया। अपने आप चढ़े या अपने आप उतर जाए,
ऐसा कई बार देखे हैं कि बड़ी सी टंकी में पानी हो, उसको एक पाइप के माध्यम से ऐसे ऐसे करके हिला के हेलो, हाँ, डीलर वगैरह जो निकालते हैं पहले पाइप के साथ उसको एक तरफ से पकड़ के और काफी तेज उसमें अंदर हिला देते हैं, और जैसे ही इसको ऐसे छोड़ा पाइप को, डायरेक्ट अपने आप गिरते रहती है वो प्रेशर के साथ। उसमें क्या काम कर रहा है? कैपिलरी काम करता है। द्रव का चढ़ना भी और द्रव का उतरना भी, दोनों में काम करती है केशिकत्व। तो जो लालटेन हम लोग जलाते हैं, लालटेन में वो फीता होता है, और फीता से वो केरोसिन या जो पेट्रोल डाल के जलाए हैं कि नहीं कभी? अफसोस की गलती से एक बार मैंने ऐसा किया था, मुझे पता नहीं था कि उसमें पेट्रोल रखा हुआ है, और लेके डाल दिया, आसपास सब में आग लग गया, तो पता नहीं चल पाया था। तो उसे ये पता चलता है कि वो धीरे धीरे अगर उस फीते में ऊपर चढ़ रही है, केशिकत्व काम कर रही है वो। और इनके बीच लगने वाला बल कौन सा है? असंजक बल, पृष्ठ तनाव काम करेगा उसमें। पृष्ठ तनाव का काम ही अलग है, या तो फैला देना या सिकुड़ देना। हाँ, हो गया। टैंकर, हाँ बिल्कुल हो सकता है, केशिकत्व काम करता है उसमें। अब मेरे पास 15 सवाल है आपके लिए, मौखिक, एक एक शब्द में उत्तर देने वाला, जो पहले से आपको याद होना चाहिए। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट। दूसरा सवाल, एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया? रोएंटजन। रोएंटजन पूरा नाम है, ये सब याद होगा पहले से, मुझे सिर्फ बताते चलिएगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया। टाइपराइटर, शोल्स। शोल्स ने आविष्कार किया, शोल्स, SHOLS, शोल्स ने उसका आविष्कार किया। रेडियो, मार्कोनी। डायनेमो, माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने डायनेमो का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है टेलीफोन, ग्राहम बेल ने आविष्कार किया। इलेक्ट्रिक बल्ब, एडिसन ने आविष्कार किया। फाउंटेन पेन, वाटरमैन ने आविष्कार किया था। डायनामाइट, अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया था, जिसके नाम पे नोबेल प्राइज आज भी दिया जाता है, वही अल्फ्रेड नोबेल। टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। लेजर का आविष्कार, लेजर थियोडोर मैमर ने किया था। थियोडोर मैमन, आप सिर्फ थियोडोर लिख सकते हैं। कहां के रहने वाले थे? इजराइल के। तो थियोडोर ने इसका आविष्कार किया था सबसे पहले, लेजर का। रडार का आविष्कार, रडार का आविष्कार वाटसन ने किया था। रडार को किसने? वाटसन ने। अगर कोई चीज बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तो कॉपी में नोट कीजिएगा, क्योंकि इन सब चीजों की पीडीएफ अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि टॉपिक खोज खोज के, सोच सोच के पढ़ाया जा रहा है कि क्या जरूरी है। अगर पीडीएफ पढ़ाना होता तो वहां पेन ड्राइव लगा होता और इसमें डायरेक्ट उससे पढ़ाई हो रही होती। लेकिन फिजिक्स समझने की चीज है, पीडीएफ से पढ़िएगा तो हो सकता है जल्दी क्लियर ना हो, आप उतने एग्जाम्पल रिलेट ना कर पाए, जितना बोर्ड पे टॉपिक रह जाएगा उतना ही तक सीमित रह जाएंगे। तो अगर कोई चीज हम नोट करवा रहे हैं साइंस में, तो उसको नोट करके चलिए, उसका पीडीएफ अलग से मत पूछिएगा। फिर कौन सा करा सकते हैं, लेकिन जो मैनुअल तरीका है पहले से, वो ज्यादा बेहतर है, उसे आप ज्यादा क्लियर कर पाते हैं, समझ पाते हैं। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? क्या? हम्फ्री डेवी, सही जवाब है। हम्फ्री डेवी ने लैंप का आविष्कार किया था। और रडार का आविष्कार किसने किया था? वाटसन। क्लियर हो गया? इसमें कोई नई बात मिली? एक और सवाल बता दीजिए जाते जाते। जब कोई ट्रेन या गाड़ी
सड़क के पास से तेजी से गुजरती है तो सड़क के आसपास की छोटी छोटी चीजें गति में आ जाती है। किस सिद्धांत के मोशन नहीं है वो, किस सिद्धांत के आधार पर ऐसा होता है कि जब कोई गाड़ी हो, ट्रेन हो या कोई अन्य चीज हो, तेजी से सड़क पर से गुजरती है तो सड़क के आसपास की जो छोटी छोटी झुरकुट पेड़ पौधे होते हैं, कागज, प्लास्टिक, वो सब उड़ने लगते हैं, आसपास गति में आ जाते हैं। किसके सिद्धांत पर ऐसा होता है? अरे नहीं, उसको कहते हैं बर्नौली का सिद्धांत। आसपास की चीजें अगर गति में आ गई और उसके पास कर जाने के बाद धीरे से नीचे आ जाते हैं बर्नौली के सिद्धांत पर। अगर बर्नौली के सिद्धांत को ढंग से समझना है तो अशोक राजपथ में यहां से एंट्री कीजिएगा और गांधी मैदान तक जाइएगा, पूरा बर्नौली सिद्धांत समझ में आ जाएगा। अगर घर जाके लोग पहचान लिए तो वही बर्नौली का सिद्धांत है। इतने धूल कण आसपास की चीजें उड़ती है, गाड़ी कोई गति में चल रही है और आसपास चीजें उड़ती है, वो सिद्धांत काम करता है उसमें बर्नौली का। कोई दिक्कत? काफी है इतना। अगले दिन इसका क्वेश्चन करेंगे डिस्कस। लंबा चौड़ा टॉपिक था, काफी बड़ा था, अब धीरे धीरे करके उसके क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। आपको बता दें कि आप अपना नोट फिजिक्स का लिख के तैयार कीजिए। जो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं वो भी बैठ के कॉपी लेके लिखेंगे। आधा लोग सुनता है ऑनलाइन में और सुनने में ही उनकी पढ़ाई हो रही है, सुनते नहीं, लिखते नहीं है। अगर दो एक्टिविटी नहीं है तो आधा चीजें याद भी नहीं रहेंगी। तो अपना शॉर्ट नोट खुद बनाइए, खुद देखिए और खुद कीजिए। क्योंकि टॉपिक बहुत ध्यान से सोच समझ के पढ़ाया जा रहा है, जितनी जरूरत हो उतनी बात हो रही है। हर टॉपिक का संबंध बहुत 11-12 के लेवल से किया जा सकता है, लेकिन रोका जा रहा है कि उतनी जरूरत नहीं है। लेकिन देखते देखते आप सारी चीज कवर कर लेंगे। बंद कर दीजिए तो उसको। वहां से पानी नहीं फेंके थे सुबह में? सुबह